नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग नास्तिक संप्रदाय में चरवाक दर्शन पर बातचीत करने जा रहे हैं। आपने लाइन बहुत बार सुनी होगी, ऋण लेकर घी पीना चाहिए क्योंकि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है, या फिर उधार की ज़िंदगी सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है। इस तरह की बातें करने वाले जब दार्शनिक लहजे में बात करते हैं तो उसका आधार चरवाक दर्शन माना जाता है। चरवाक दर्शन की प्रसिद्धि इसी तरह की बातों को लेकर रही है। आज हम लोग देखेंगे उसके दार्शनिक पक्ष को, और इसका सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो इसमें हमें 3 बिंदुओं पर बातचीत करनी होगी। और एक तरह से मुझे लगता है जब मैं चरवाक दर्शन भारतीय दर्शन के अंतर्गत पढ़ाता हूँ तो इसी बहाने एक रूपरेखा पूरी बनती है कि हमें भारतीय दर्शन के अंतर्गत तत्व मीमांसा में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, फिर देखना होगा कि हमें ज्ञान मीमांसा में क्या क्या पढ़ना है, और फिर मोक्ष संबंधी अवधारणा। इसलिए इधर चरवाक दर्शन है नास्तिकों में, और उधर आस्तिक संप्रदायों में जब हम लोग न्याय दर्शन पढ़ते हैं तो हमें विस्तार से दर्शन शास्त्र के आयामों के बारे में पता चलता है। चरवाक दर्शन, चरवाक के बारे में कहा जाता है कि चरवाक कोई एक व्यक्ति नहीं था, वो कई व्यक्तियों को कहा जाता था चरवाक, या सामान्यतः कुछ लोग उनको बृहस्पति ऋषि के तौर पे ही पहचानते हैं। लेकिन मुख्यतः चरवाक की जो पहचान है, उनकी जो पहचान है वो ऐसे दार्शनिक के तौर पर है जो भारतीय परंपरा में पूरी तरह से भौतिकवादी दार्शनिक है। चरवाक बहुत रुचिकर बातें करते थे, इसलिए चारुधन वाक, चारु मतलब रुचिकर, वाक मतलब बात करने वाला, तो क्योंकि बहुत रुचिकर बातें करते थे इसलिए उनके सिद्धांतों को उनके सिद्धांत ऐसी बातें करने वाले को चरवाक कहा जाने लगा। जो भी हो, लेकिन चरवाक ने ऐसा दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया जिससे कि भारतीय दर्शन में एक नया डायमेंशन खुला। नया डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि नए आयाम का, कि भौतिकवाद को पूरी तरह से स्वीकार करना, भौतिकवाद को सिद्ध करना, स्थापित करना ऐसे माहौल में जहां पर आध्यात्मिकता ही मूल तत्व हो, चरवाक के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य था। और भारतीय दर्शन के लिए शुभ इसलिए था कि चरवाक के आने के बाद भारत में समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सका। एक आईएएस ने बहुत अच्छा सवाल पूछा एक बार कि चरवाक दर्शन ने जिस तरह से समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित किया, ठीक उसी तरह का काम वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या डेविड ह्यूम के द्वारा किया गया। तो इस तरह से जो दर्शन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस दर्शन का आधा है सरल से ही, भारतीय दर्शन एकदम पूरी फिलॉसफी मुझे तो सरल लगती है, उसका आधार ही यही है कि चरवाक दर्शन को पढ़ने के बाद हमें अन्य दर्शनों को समझने में भी सुविधाजनक होता है। तो बहुत ऐतिहासिक क्रम में नहीं जा रहे, फिलॉसफी में मुख्यतः तथ्य के बजाय कॉन्सेप्ट पर ही बल दिया जाता है, इसलिए चरवाक का थोड़ा सा मैंने परिचय दिया। और चरवाक ने अपने दौर में वो एक क्रांतिकारी माने जाते थे, और बड़ा अच्छा आप वो माहौल समझ सकते, ठीक मंदिर है, मंदिर के सामने चरवाक अपना बोरी लेके बैठ जाते थे और फिर तर्क करते थे। वो कहते थे भगवान नहीं है, इसको जो पुजारी हैं वो धूर्त हैं, उन्होंने अपने हित के लिए ये सब काम किया है। तो इस तरह एक अच्छा, मैं कहता हूँ, एक जो माहौल है संवाद का, तर्कशास्त्र का, वो बहुत अच्छा से आपको बहुत अच्छी तरह से चरवाक में हमें देखने को मिलता है। चरवाक में मुख्यतः हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला हमें ज्ञान मीमांसा, दूसरी तत्व मीमांसा, और तीसरा आचार मीमांसा। ये फिलॉसफी के 3 पक्ष भी होते हैं। आपका सिलेबस बहुत छोटा किया गया है। सिलेबस छोटा करने का ये है कि ऐसा नहीं कि पूरा भारतीय दर्शन आपके सिलेबस में रखा गया है। जैसे वेद नहीं है, उपनिषद नहीं है, गीता आपके सिलेबस में नहीं है, बौद्धों का प्रमाण शास्त्र बहुत जबरदस्त, वो सिलेबस से हटा दिया गया है, अद्वैत वेदांत का प्रमाण शास्त्र आपके सिलेबस में नहीं है। तो मुख्यतः फिलॉसफी के सिलेबस को बहुत छोटा करते हुए सरल किया गया है। लेकिन फिर भी
कोई भी दर्शन है उसके 3 आयाम यहां माने जाते हैं। पहला आयाम है ज्ञान मीमांसा। अब इसमें हम लोग देखेंगे चरवाक दर्शन के अंतर्गत, जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो फिलॉसफी को समझने में मदद करता है। जैसे विचार होंगे वैसी दुनिया नजर आएगी, धीरे धीरे हमारा व्यवहार भी ऐसा होगा। कोई जीवन का जिसका विचार ये होता है कि पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, जो इस ज्ञान पर विश्वास करता हो, इस विचार को स्वीकार करता हो, उससे कहा जाए महान लोग कौन है, तो बिल गेट्स के बारे में बताएगा, अंबानी के बारे में बताएगा। तो उसके महानता कौन, महान किसको मानेगा? वो आइंस्टीन को महान नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ज्ञान मीमांसा क्या कह रही है? वही महान है जिसके पास पैसा हो। तो उसके तत्व के तौर पर वो पैसा आ गया। उसके बाद धीरे धीरे उसका आचरण क्या होगा? वो भी पैसे के लिए काम करना शुरू कर देगा। तो जैसे विचार वैसी दुनिया नजर आती है, हमारा व्यवहार भी धीरे धीरे उसी तरह का हो जाता है। निबंध पीसीएस में बहुत अच्छा पूछा गया और ये फिलॉसफी में भी पूछा गया है। और रोचक बात यह है कि निबंध में हूबहू ऐसे ही पूछा गया है। प्रकृति औद्योगिक उत्पाद मात्र है, स्पष्ट करें। प्रकृति को कोई भी अगर किसी ज्ञान मीमांसा ही कहेगी, प्रकृति जो सिर्फ औद्योगिक उत्पाद है, हमारे उपभोग के लिए बना है, जो इस ज्ञान मीमांसा को मानेगा उसके लिए प्रकृति क्या होगी? उसके उपभोग के लिए बनेगी। उसका आचरण क्या होगा? प्रकृति के दोहन के लिए हो जाएगा। यही काम हुआ साइंस के साथ। साइंस ने जब माना कि प्रकृति क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना है, ये साइंस के ज्ञान ने कहा। फिर संसार क्या है? परमाणु से सत्ता है। तो व्यवहार क्या हो गया? अपने उपभोग के लिए होने लगा। तो हमें इसमें 3 चीजों को देखना है। ज्ञान मीमांसा, चरवाक ज्ञान के तौर पे किसे मानता है? हम लोग देखेंगे कि प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, और प्रमाण किसे कहेंगे? यथार्थ ज्ञान का साधन। तो हमें देखना है प्रमा मतलब यथार्थ, प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान का साधन। ज्ञान मीमांसा जो है, इसमें हमें देखना होगा कि मुख्यतः भारतीय परंपरा में कई प्रमाणों का उल्लेख होता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग को देखना होगा प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। इन प्रमाणों के बारे में चरवाक क्या सोचते हैं, क्या तर्क देते हैं? जैसे हम लोग आगे देखेंगे कि उनका तर्क था प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। एकमात्र प्रमाण, वो प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानते हैं। तो उसका तो ज्ञान मीमांसा से हमारा सिलेबस क्या होगा? प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। तो हमें देखना होगा वो अनुमान का खंडन कैसे कर, अनुमान शब्द उपमान को प्रमाण नहीं मानते, इनका खंडन करते हैं। तो पहला प्रश्न जो बनेगा ज्ञान मीमांसा वो है। मीमांसा का अर्थ बता दूं, पता भी होगा, लेकिन अपनी तरफ से किसी विषय पर तर्क वितर्क करके चर्चा करना, ठीक, तर्क निष्कर्ष पे पहुंचना, समीक्षा करना, यह सब मीमांसा के अंतर्गत कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम कहते हैं मीमांसा है, तो मीमांसा का अर्थ यह हुआ किसी विषय पे तर्क वितर्क कर किसी निष्कर्ष से पहुंच रहे हो, समीक्षा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो मीमांसा कहलाता। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत होगा कि ज्ञान के प्रति जो चर्चा हो रही है उसे लेकर। हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं, जो प्रारंभिक क्लासों में हम लोग इस पर विस्तार से परिभाषा उदाहरण देकर समझे। यहाँ इतनी जरूरत है ज्ञान के विषय में चर्चा करना और उसके बारे में स्थापित करना। तो अब यहाँ पर ज्ञान के विषय में आपको पूरा नहीं पढ़ना है। चरवाक दर्शन में सिर्फ एक हिस्सा है चरवाक ज्ञान मीमांसा में कि प्रमाण के विषय में चरवाक क्या समझते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग टॉपिक तत्व मीमांसा में।
तत्व मीमांसा में बात होती है यह जगत क्या है, कैसे बना, ठीक, कौन से तत्व होते हैं, ये तो जगत संबंधी विचार एक आता है। दूसरा, जैसे मैंने शुरू कहा था, आत्मा के बारे में क्या विचार है, और तीसरा ईश्वर। ठीक, आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ईश्वर है कि नहीं है, इस तरह। तो हमारे तत्व मीमांसा के अंतर्गत हमें तीन चीजों को देखना होगा कि जगत के बारे में क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर आत्मा के बारे में क्या सोच रहे हैं, ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते। जैसा हमने देखा था, उनकी ज्ञान मीमांसा कहती है प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, इनकी ज्ञान मीमांसा है। तो उनका प्रत्यक्ष किसका होगा, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, आत्मा को नहीं मानेंगे। ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होगा, ईश्वर को नहीं मानेंगे। जगत को मानेंगे क्योंकि जगत का सीधे अनुभव हो रहा है। शरीर को मानेंगे लेकिन आत्मा को नहीं मानेंगे। तो दूसरा प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे चरवाक दर्शन में तत्व मीमांसा। तीसरे में आ जाएगा आचार मीमांसा, आचरण। आचार मीमांसा में हमें देखना होगा कि जब कोई चरवाहा जब कहेंगे प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, आत्मा को मानते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं, पाप पुण्य नहीं मानते, तो आज उनका नैतिक आचरण क्या हो जाएगा, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष में, इसको आगे हम लोग देखेंगे। अगर इसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो भाई अर्थ का प्रत्यक्ष होता है, इसको मानेंगे। काम का प्रत्यक्ष होता है, शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति होती, खाते हैं बहुत अच्छा लगता, मानेंगे। धर्म को नहीं मानेंगे, मोक्ष को नहीं मानेंगे, इसलिए वो नैतिकता को नहीं मानेंगे, पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे। जब आत्मा को नहीं मानेंगे तो पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे। तो हम लोग इस तीन सिद्धांतों को देखेंगे। इस तरह चरवाक और एग्जाम के सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने इसको तीन हिस्सों में बांटा है। और परीक्षा में भी ज्ञान मीमांसा पे सवाल आता है, तत्व मीमांसा पे आता है, और फिर फाइनली उनकी मोक्ष संबंधी अवधारणा, इसे आचार्य मीमांसा कहते हैं। अब इसे हम लोग एक एक क्रम में देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं उनकी ज्ञान मीमांसा, और सबसे ज्यादा प्रश्न उनकी ज्ञान मीमांसा से ही आते हैं। अब देखिए ज्ञान मीमांसा, इनका जो मुख्य सिद्धांत, जैसे चरवाक जो है वो भौतिकवाद के जनक कहे जाते हैं। जनक तो कहना शायद ज़्यादा सही नहीं रहेगा, भौतिकवाद को उन्होंने तर्कों के द्वारा स्थापित किया। भारतीय परंपरा में जितने भी फिलॉसफी में चीज़ें आएंगी, जितने भी दार्शनिक मिलेंगे, वो सभी के सभी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। इवन कि जैन और बौद्ध नास्तिक संप्रदाय हैं, लेकिन उन संप्रदायों को जो है उन्हें अभौतिकवादी कहा जाता है। मतलब वो भौतिक तत्वों पर मतलब जोर तो देते हैं, स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उनका जो अंतिम लक्ष्य ये भौतिक जगत नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं जैसे वाद, जैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं भौतिक, जो भौतिक पदार्थों को केंद्र माने, इसको सरल भाषा में कहें कि जो भौतिक तत्व को प्रधान माने, अंतिम मूल्य माने, उसे हम लोग भौतिकवादी कहते हैं। वो बहुत भौतिकवादी है। भौतिकवादी का मतलब ये होता है कि जो भौतिक पदार्थ के लक्षण क्या है, इसको चरवाक बताएंगे। जो सीधे अनुभव में आने वाली चीजें हैं, जब उसे आप अपने अंतिम सत्ता मानते हो तो उस व्यक्ति को भौतिकवादी कहा जाता है। धर्म भौतिकवादी नहीं होता भाई, शरीर को विशेष महत्व नहीं दिया। जैसे हिंदू धर्म जो आध्यात्मिक क्यों है, मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मूल तत्व तो शरीर नहीं है, मूल तत्व तो आत्मा है। धर्म क्या है, धर्म में मूल तत्व तो जगत नहीं है, मूल तत्व तो ईश्वर है, जो कि हमें सीधे हमारे अनुभव में नहीं आता, वो अभौतिक सत्ता है। तो भौतिकवाद सिद्धांत उसे कहा जाता है जिसमें भौतिक तत्व को ही सर्वोच्च मूल्य माना जाता है, केंद्र माना जाता है, और उसी के आधार पर समस्त व्याख्याएं की जाती हैं। अब
ये स्थापित कैसे हो रहा है? स्थापित करने का सरल सा तरीका, जैसे आप जब भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी बात ही मिलती है कि भारतीय दर्शन में सूत्र रूपों में बात होती है। हर दर्शन का एक प्रारंभिक सूत्र है। जैसे बौद्ध दर्शन का सूत्र है कि इसके होने से यह होता है, प्रति समुत्पाद। जैनियों का है अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत गुण हैं, ये इनका बेसिक सिद्धांत। कुछ भी लिखा या पढ़ा जाएगा तो इन चीज़ों की चर्चा होती है। इसी क्रम में हम चरवाक को देखते हैं तो चरवाक की बेसलाइन है प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? अगर उसकी बेसलाइन दे, प्रतिगतम अक्षम प्रत्यक्षम, मुख्यतः आंखों से, अक्षम मतलब आंखों से देखना। प्रारंभ में माना जाता था जो आंखों से दिखाई देता है, जो सत्ता दिखाई देती है या आंखों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। लेकिन बाद में इस परिभाषा को बदला गया। जैसे हम लोग भी शायद बचपन से, मैं कहता हूँ फिलॉसफी का सिलेबस ये है कि बचपन से जिस चीज़ को हम जानते हैं, जो हमारे आसपास है, उसका स्पष्टीकरण फिलॉसफी में होता है। हम बचपन से हमें किसी भी ज्ञान प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। या तो हमने देखा, जैसे हमने कहा ना कि ये पेन है, हमने देखा तो आँख से देखा। कभी कभी हम लोग जो सुनते हैं, सुनने का काम, ये कान से हुआ। फिर कभी कभी हमें नाक से दुर्गंध आ रही है, महक आ रही है, तो नाक से। तो आँख, कान, नाक और जीवा, मतलब जीभ से हमें चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर एक आता है त्वचा। त्वचा से हम चीज़, आज बहुत ठंड है, न ठंड दिखाई देगी, न सुनाई देगी, न ठंड का स्वाद होगा, न ठंड की महक होगी, लेकिन आज बहुत ठंड है, इसका ज्ञान त्वचा से होती है। ये 5 तत्व हैं, ये 5 चीज़ें हैं जिससे हमें ज्ञान होता है। इसे ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष में हम इन 5 चीज़ों के आधार पर जिन चीज़ों को जानकारी प्राप्त करते हैं उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। और चरवाक के दर्शन में प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है और इसी प्रत्यक्ष के आधार पर उनकी समस्त व्याख्या शुरू होती है। प्रत्यक्ष को हम लोग देखें, इनकी बेस लाइन है प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। अब प्रत्यक्ष को परिभाषित कैसे करेंगे? होता क्या प्रत्यक्ष में? ठीक, आप ज्ञाता है, इधर वस्तु है और इसका सन्निकर्ष संपर्क होता है तो ये ज्ञान होता है। इसका सरल सा है, इंद्रियों से विषय का संपर्क, इंद्रियों से विषय का संपर्क यही कहलाता है, ये प्रत्यक्ष कहलाता है। और चरवाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष जो है वो इसलिए महान है क्योंकि इंद्रियों द्वारा एक तो प्राप्त ज्ञान है होता है और ये प्रमा की कसौटी है, मतलब यथार्थ, हम कोई भी चीज को यथार्थ ज्ञान, ये ज्ञान यथार्थ है, प्रमा है, इसका प्रमाण क्या है कि हमने प्रत्यक्ष किया है। किसी भी ज्ञान के प्रमाणिक होने का आधार क्या है कि हमने उसको देखा है। लोग कहते हैं देखा है, सुना है, ना देखा है ना सुना है तो मैं क्यों मानूं? तो सबसे बड़ा प्रमाण क्या है प्रत्यक्ष का? कि आपको सीधे अनुभव होता है। चरवाक कहते हैं कि एक बार अग्नि से कोई जल जाता है, अग्नि की उष्णता का प्रत्यक्ष हो जाने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं रहता है कि अग्नि जलाती है। एक बार चरवाक कहते हैं एक बार किसी का हाथ जल जाए तो उसको जो इसका अनुभव हो गया सीधे, अब उसको बिल्कुल भी संदेह नहीं रहेगा कि अग्नि जलाती है। इसलिए वो चरवाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। ये इनकी ज्ञान मीमांसा का स्थापना है, पक्ष है। लेकिन आप चैलेंज क्या है, आपका सिलेबस क्या है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। अब चैलेंज ये आता है कि जिन्हें प्रमाण माना जाता है उनका खंडन करना भी जरूरी है। जैसे हमने जो चर्चा की थी इसके पहले कि जैसे
अब अगर प्रमाण 4 माने गए, मुख्यतः 6 भारतीय परंपरा में माने गए हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द, चौथा उपमान। 2 प्रमाण और हैं, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। भारतीय परंपरा में ये 6 प्रमाणों का मैक्सिमम उल्लेख होता है, लेकिन ये जो प्रमाण हैं, इन प्रमाणों पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो मुख्यतः जरूरी नहीं कि पूरे प्रमाणों को एक साथ माना जाए। इसमें यह भी होता है कि कुछ फिलोसफर अलग अलग मानते हैं। जैसे चार्वाक सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं। इसी तरह क्रम बढ़ता जाता है। ये पूरे प्रमाण जो आपको मिलेंगे बाद में जब मीमांसा संप्रदाय हम लोग पढ़ेंगे, अद्वैत वेदांत, तो धीरे धीरे प्रमाणों की संख्या बढ़ती जाएगी और फाइनली 6 प्रमाणों का उल्लेख मीमांसा और अद्वैत वेदांत में मिलता है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर देखें कि इन प्रमाण है क्या, प्रत्यक्ष एक तरह से ये, अब आगे इसके आगे जब हम लोग को आगे पढ़ाना होगा शायद उसमें इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन पहली बार ये जब भारत दर्शन पढ़ते समय हमारे सामने ये मत आ रहा है, तो प्रत्यक्ष इंद्रियों के से जब विषय का संपर्क होता है तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अर्थात इंद्रियों का विषय से संपर्क, ये प्रत्यक्ष, सीधे इसमें डायरेक्ट संपर्क होता है इस पर। अब अनुमान किसे होता है? अब अनुमान, ठीक, ज्ञात से अज्ञात को जानना, यह अनुमान कहलाता है। जो हम जान रहे, जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसके आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करना, इसको दूसरे शब्द हम लोग कह सकते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करना। तो एक प्रमाण क्या है, हम लोग जीवन में इस्तेमाल करते हैं। एक होता है जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, जो हम लोग देखते हैं। हर चीज आप देख नहीं सकते। आप बहुत दूर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है तो आप कहते लगता है वहां आग लग गई। हम आग देख नहीं रहे हैं, लेकिन धुएं को देखकर हम आग का अनुमान कर रहे हैं, तो इसे अनुमान कहा जाता है। शब्द प्रमाण, अब जो एग्जाम आप देते हैं उसमें अगर लिखा रहता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, ये आपको पता ना, तो आप इसका प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं ना आप अनुमान कर सकते हैं कि दूर से देख लें। इसका आधार शब्द है, या तो कोई टीचर बताता है, विषय विशेषज्ञ बताता है, तब आप उसको सही मानते हैं, या फिर किसी किताब में लिखा रहता है, तो इसे भी प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता है। तो ये तीसरा प्रमाण आता है शब्द, जिसमें कहते हैं किसी आप्त मतलब विश्वसनीय, आप्त पुरुष के वचन या फिर लिखित चीजें शब्द प्रमाण के तौर पे आती है। ये 3 प्रमाण सबसे ज्यादा प्रचलित रहते हैं। इसके अलावा 3 प्रमाण और हैं, उपमान, सादृश्य का ज्ञान। ठीक, सादृश्य के आधार पर जब आप अनुमान करते हो, जैसे आप जंगल में जा रहे हो, कोई कहता है जो गाय जैसा जानवर दिखे वो नील गाय है, आप जंगल में जाते हो, आपको गाय जैसा जानवर दिखता है, आप उसे नील गाय कहते हो। तो इसका है सादृश्य के आधार पर जो आपको ज्ञान हो रहा है। सादृश्य के आधार पर आपको ज्ञान हो रहा है। मैं बहुत टेक्निकल परिभाषा ले, जितनी जरूरत है सादृश्य के आधार पर
कि जब उपमान, इसमें पहले आपको बताया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे, फिर बताने के बाद फिर इस पर उस आधार पे आप प्रत्यक्ष करते हो, तब आपको ज्ञान होता है। इसका दो प्रमाण और बात अर्थापत्ति। जैसे कोई इसका उदाहरण क्या है, कोई आपका साथी दिन भर पढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन एग्जाम में जब रिजल्ट आता है तो आप ये कहते हैं यार बिना पढ़े पास हो गए। नहीं, दिन में कभी मुझे पढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है, इसका मतलब अर्थापत्ति रात में पढ़ता होगा तभी वो अच्छे नंबर लाया। दो विरोधाभासों को दूर करने के लिए जब जो हम अनुमान करते हैं या कल्पना करते हैं उसे अर्थापत्ति कहा जाता है। दो, मोटा देवदत्त खाना खाते हुए नहीं दिखता दिन में, इसका मतलब रात में खाना खाता होगा। इसका प्रयोग माया को समझने के लिए, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म एकमात्र सत्य है, तो फिर और माया ब्रह्म जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? इसका मतलब कोई शक्ति बीच में है जो इसको आभासित कराती है, वो माया। तो माया की सिद्धि के लिए वहां अर्थापत्ति शब्द का इस्तेमाल होता है। और अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का मतलब होता है अभाव का ज्ञान, किसी चीज के न होने का ज्ञान अनुपलब्धि के माध्यम से होता है। तो दो प्रमाण और मिले हमें, दो विरोधाभासों को दूर करने के लिए इसको हम लोग सीधे भी कैसे करना है, कल्पना, ठीक। और अनुपलब्धि का मतलब हो गया किसी वस्तु के ना होने का ज्ञान, किसी वस्तु के ना होने का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो ये 6 प्रमाण हैं आपके सामने। इन 6 प्रमाणों में चरवाक इसे तो मान रहे हैं, और अनुमान, शब्द और उपमान इसकी तो बात ही नहीं करते, कहते हैं इन सबको तो प्रमाण मानने नहीं चाहिए, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी वो। लेकिन मुख्यतः आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमें ये दिखाना होगा प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है, अनुमान और शब्द क्यों प्रमाण नहीं है, यही तर्क आपका पाठ्यक्रम है, जिसको हम लोग अगले हिस्से में इसको देखते हैं, ठीक। तो आइए, हम लोग ने ये प्रमाणों को देखा, ये 6 तरह के प्रमाण हैं। अब आते हैं चरवाक का तर्क। हमने प्रत्यक्ष देख लिया, प्रतिगतम अक्षम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष के द्वारा 5 इंद्रियों के आधार पे जो हमें ज्ञान मिलता है, संवेदनाएं मिलती, उससे जो ज्ञान का निर्माण होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। अब इनके सामने चैलेंज आ रहा है कि अनुमान प्रमाण नहीं है, इसे सिद्ध करना। अभी हम लोगों ने अनुमान की परिभाषा में देखा कि किस तरह से अनुमान ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान है। जैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि अनुमान को एक उदाहरण है, पर्वत पर धूम है, ठीक। ये इसको यहां से करते हैं, पर्वत पर अग्नि है। कैसे पता चला? क्योंकि पर्वत पर धूम है। फिर अगला हिस्सा आया, तो भाई पर्वत पर आग जल रही है, आपको क्यों पता चला? क्योंकि आप कह रहे हो पर्वत पर धूम है। फिर अगला, ये अनुमान कब है? क्यों ऐसा आप क्यों कह पा रहे? क्योंकि जहां जहां धूम है वहां वहां ठीक। इसका आधार क्या ये है, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। इसमें धूम और अग्नि
धूम और अग्नि के बीच एक संबंध है जिससे व्याप्ति संबंध कहते हैं। व्याप्ति, ये धूम और अग्नि, क्योंकि धूम और अग्नि में व्याप्त संबंध, धूम अग्नि में व्याप्त है, इसलिए जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, और यह लाइन है, इसलिए इसे प्रमाण कहा गया। ये कल्पना नहीं है, कल्पना में गलत होने की संभावना रहती है। यहां पर अगर जिन दो तत्वों के बीच व्याप्त संबंध है उससे उसके ही आधार पर अनुमान हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप कहें कि पर्वत पर जो है पानी है क्योंकि वहां धुआं आई, कोई इसमें कोई व्याप्त संबंध नहीं है। जब लोग न्याय दर्शन पढ़ेंगे, न्याय दर्शन में एक रोचक टॉपिक पढ़ते हैं हेत्वाभास। हेत्वाभास में यही बताया गया है कि अगर आप में व्याप्ति संबंध सही नहीं है तो पूरा अनुमान गलत हो जाता है। तो यहां पर धूम और अग्नि के बीच व्याप्ति संबंध, तो ये व्याप्त ही अनुमान का प्राण कहा जाता है। अगर ये व्याप्ति हटा दिया जाए, अगर कल को अगर ये व्याप्ति हटा दे हम लोग यहां से पूरा, तो ये पूरा अनुमान कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इसे अनुमान क्या है? ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करना, और इसका जो आधार है वह व्याप्ति है। अगर ये व्याप्ति है तब ये प्रमाण है, अगर व्याप्ति नहीं होगा तो इसे प्रमाण नहीं कहा जा सकता है। अब चरवाक के सामने चैलेंज क्या है? चरवाक ने बहुत लॉजिकल ढंग से, चरवाक ने अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये जो व्याप्त संबंध, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, यही गलत है, ये सही संबंध नहीं है, तो अनुमान अपने आप कोलैप्स कर जाएगा। मतलब चरवाक अनुमान की प्रामाणिकता खंडन कर रहे हैं, और प्रामाणिकता खंडन कैसे होगा? अनुमान जिस पर टिका हुआ है वही गलत सिद्ध हो जाए। पूरा अनुमान टिका किसके पर है? धूम और अग्नि के व्याप्त संबंध पर। चरवाक 4 अलग अलग तर्कों के द्वारा सिद्ध करते हैं कि व्याप्त संबंध सही नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर अब इसको हम लोग चरवाक के तर्कों को देख सकते हैं। पहला चरवाक खंडन करने के लिए देख, हम लोग बेस लाइन ले रहे हैं, क्या है? जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। तो जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, इसका ये खंडन कर। अब इसको ही चरवाक का टारगेट क्या है? इसे संदेह युक्त सिद्ध करना। अगर ये संदेह हो जाए कि ये लाइन गलत है, कंफ्यूजन है, जहां हो सकता है जहां धुआं और आग में व्याप्त संबंध नहीं है, यही सिद्ध इनको करना है। अब इसके लिए वो कहते हैं, सबसे पहला तर्क लेते हैं प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं होता है। कैसे? उनका बड़ा सरल शब्द है कि भाई आज आप देख रहे हो, मतलब आपने घर में दिखाया कि यहां चूल्हे देखिए धुआं निकल रहा है, कोई चूल्हे में आग है, चलो हम यहां मान लिया। तो आपने दूसरा कहा देखो मैंने माचिस की तीली जलाई, धुआं निकल रहा है, वहां आग है। तो उन्होंने कहा अलग अलग उदाहरणों में आप इसको सिद्ध कर सकते हो, अलग अलग उदाहरण के आधार पर आप इसे सिद्ध कर सकते हो। लेकिन इससे ये कहां तय हो रहा है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये तब आप कभी कह पाओगे जब समस्त धूम और अग्नि के संबंध को आप देख लो। अगर समस्त धूम और अग्नि के संबंध को आपने देख लिया तभी आप इसको मान सकते हो। और चरवाक कहते हैं संभव नहीं है कि आप दुनिया के सभी धुएं और आग के संबंध को देख लो। सर जब आप संसार के सभी धुएं और आग के संबंध को नहीं देख सकते हो तब आप ये मत कहो कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग। ये लाइन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम सभी धुएं और आग का अनुभव नहीं कर सकते हैं। फिर लोगों ने कहा कि सामान्य विशेषताओं के आधार पर प्रत्यक्ष करते, इसे एक शब्द इस्तेमाल होता है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण मतलब जैसे मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य की सामान्य विशेषता है कि मनुष्य के एक हृदय होता है, इसलिए किसी मनुष्य को देख के हम आसानी से अंदाजा लगा लेंगे कि इसके हार्ट है। ये कोई चमत्कार की बात हो ना कि मैं दिखाऊं, देखो यार मैं चमत्कार दिखाता हूं कि तो कोई बच्चा मेरे पास मिलने आया, मैं कहता देखो चमत्कार दिखाता हूं, मैं बिना देखे बता सकता हूं
कि तुम्हारे एक लीवर है, भाई लीवर तो होगा, मनुष्य तो लीवर होगा, हार्ट होगा। इसे सामान्य लक्षण कहते हैं। एक मेढक, राणा टिग्रिना मेढक है, उसकी विशेषताओं को देखकर दूसरा मेढक दिखाई देगा, उसकी विशेषताओं को देखते हैं, इसे सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। तो न्याय दार्शनिक कहते हैं इसलिए धुएं का सामान्य लक्षण क्या है, क्यों अग्नि से निकलता है, इसलिए धुएं को देखकर सामान्य का अनुमान कर सकते हैं। लेकिन चरवाक इसको नहीं मानते, इसका खंडन करते हैं। कहते हैं कि हम विशेष में सामान्य को नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि विशेष में सामान्य को नहीं मान सकते। वो इसलिए नहीं मान सकते क्यों? क्योंकि विशेष हमें अनुभव ये प्रत्यक्ष विशेष का होता है, सामान्य का नहीं। हमें मनुष्य का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन मनुष्यत्व का नहीं हो सकता। इसलिए चरवाक सामान्य लक्षण के आधार पर भी धूम और अग्नि को नहीं मान रहे। क्यों? कहते हैं जो जहां है वो वही है, किसी अन्यत्र उसकी सत्ता को हम नहीं मान सकते। कहते हैं अगर आप पहले से मान लोगे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, मतलब पहले से धूम की धुआं का समान लक्षण है कि वो आग से उत्पन्न होता है, तो ये इससे कहते हैं सिद्ध साध्यता दोष। वो एक दोष का नाम लेते हैं, इस दोष को कहा जाता है सिद्ध साध्यता दोष। सिद्ध साध्यता दोष पहले से ही मानकर सिद्ध करना, ये सिद्ध साध्यता दोष हो। कहते इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सामान्य को मान रहे हो कि सामान्य पहले से विशेष में है, सामान्य पहले से विशेष में है, तो सिद्ध साध्यता दोष। जैसे मैं कहूं जिसका भी नाम आ से शुरू होता है वो महान आदमी है, मेरा नाम आ से शुरू हो रहा है, मैं महान आदमी हूं, इसे सिद्ध साध्यता दोष कहते हैं। चरवाक कहता है कि हम मनुष्य सामान्य तत्व को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ विशेष को माने, क्योंकि अनुभव में सिर्फ विशेष आता है। ये इनका पहला तर्क था। फिर लोगों ने अलग दिया कि चलो भाई आप सामान्य के आधार पर नहीं मान रहे हो, तो आप कुछ धूम और अग्नि को देखकर अनुमान लगा लो, कि व्याप्ति संबंध होता है। मतलब कह रहे भाई चलो आप पूरे धुएं और अग्नि को नहीं देख सकते, स्वांता भाई क्या है, हम घर में देख सकते हैं, 10, 20, 30, 40 जगह देख सकते हैं, हर जगह तो देख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा सभी को देख के अनुमान लगा लो। अर्थात तो न्याय दर्शन ने कहा कि भाई अनुमान लगा सकते हो व्याप्ति का। तो चरवाक ने बड़े मजाक में कहा यार हमको बेवकूफ समझा है क्या, चरवाक ने ऐसे बोला होगा। अभी आप कह रहे हो कि मैं अनुमान को क्यों मानूं, क्योंकि व्याप्ति होता, अनुमान का आधार व्याप्ति है। अब कह रहे हो कि व्याप्ति को किस आधार पे मान ले, व्याप्ति का अनुमान मान ले। तो अनुमान को व्याप्ति पर और व्याप्ति को अनुमान पर सिद्ध करना, इसे कहते हैं कि यह चक्रक दोष है। आप कह रहे हो अनुमान से व्याप्ति को सिद्ध करो, व्याप्ति क्यों माना जाए, क्योंकि अनुमान कर लो, तो इसे कहते हैं चक्रक दोष। कि आप कहते हो कि भाई जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ये कैसे पता चला, व्याप्ति जहां व्याप्त संबंध से पता चला। ठीक, अब व्याप्ति को कैसे सिद्ध किया जाए, तो आप कह रहे हो कुछ धुएं और अग्नि को देख के उसका अनुमान कर लो, इसलिए इसे चक्रक दोष से ग्रसित मानते हैं। और इसमें एक दोष और आता है, इसमें दो दोष एक साथ आते हैं। एक आता है चक्रक दोष, बार बार वही बात कहना, और अन्योन्याश्रय दोष, एक दूसरे पर आश्रित होने का दोष। अन्योन्याश्रय, अनुमान व्याप्ति पर
और व्याप्ति अनुमान पर आधारित हो जाएगा, इसलिए उसे उन्होंने नहीं माना। अब ये पहला तर्क प्रत्यक्ष पर आधारित था, जिसमें कहा गया कि सभी धुएं और अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। उसी में सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष को भी नहीं माना कि सामान्य से जो है हम विशेष और सामान्य के संबंध को सिद्ध नहीं कर सकते। और चरवाक कहता है अनुभव में विशेष आता है, इसलिए विशेष को मानेंगे, सामान्य को नहीं मानेंगे। अब अगला हिस्सा आता है, तो लोगों ने कहा कि चलो भाई आप प्रत्यक्ष से नहीं मान रहे, अनुमान से नहीं मान रहे, शब्द किसी ने कहा है, किसी शब्द प्रमाण को ही मान लो कि शब्द कहते, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कहा ये सिद्ध किया है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो चरवाक कहता है कि शब्द भी एक तरह का अनुमान ही लगाना हुआ, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब एक पावरफुल लॉजिक लास्ट में, अंत में बचा चरवाक के विरोधियों के पास, वो था कारण कार्य संबंध। अब देखिए कारण कार्य संबंध कि चलो फाइनल भाई कारण कार्य संबंध सब मानते हैं, सब मानते कार्य कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। तो अगर हम देखें कि धूम और अग्नि में कारण कार्य संबंध है, भाई कारण कार्य तो हर आदमी मानता है। अब चरवाक प्रतिपक्षियों को लगा कि ये तो सही भाई कि धूम का कारण क्या है, अग्नि है, इसलिए धूम और अग्नि में कारण कार्य संबंध है। अग्नि है तो धूम है, इस कारण कार्य संबंध के आधार पर ही मान लो। तब चरवाक कहते हैं कि नहीं, ये कारण कार्य संबंध आया कहां से, यह भी तो एक तरह से अनुमान ही है ना। दो घटनाओं के एक साथ हम लोग देखते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं, हम इसे कारण कार्य संबंध बना लेते हैं। और देखिए कारणता का खंडन वेस्टर्न फिलॉसफी में डेविड ह्यूम ने भी किया है। यहां चरवाक क्या कह रहे हैं, मान लो कि सूर्य ग्रहण, मान लो ग्रहण होता है, ये डेविड ह्यूम का उदाहरण है, मान लो ग्रहण होता है और एक आदिवासी ढोल बजाने लगता है और जैसे जैसे वो ढोल बजा रहा है हट जा रहा है, तो क्या इसमें कार्य कारण संबंध, दो घटनाएं एक साथ बार बार होती हैं तो हम उसमें कार्य कारण संबंध स्थापित कर लेते हैं। वास्तव में कार्य कारण संबंध अटकल है, कभी सही होगा कभी गलत होगा, इसलिए कार्य कारण संबंध को कहते हैं, ये कार्य कारण संबंध स्वयं अनुमान है। तो ये कहते हैं कार्य कारण संबंध को भी नहीं मानते। और हम लोग देखते हैं चरवाक का लॉजिक परफेक्ट है, उसका लॉजिक तो जब हम दो लोगों में कार्य कारण संबंध मान लेते हैं तो जरूर क्यों मानते हैं, दो घटनाएं बार बार होने लगी तो हम मान लेते दोनों में कोई संबंध होगा। वो कहते हैं ये हमारे लिए शुभ है, ये हमारे लिए अशुभ है। ऐसा क्यों, एक दो बार ऐसा हो गया कि एक विशेष समय में विशेष घटना बार बार घट रही है तो हम उसमें कार्य कारण संबंध बनाते हैं। डेविड यहां तक कहते हैं कि मेरे अनुभव, ये दो अनुभव साथ साथ होते हैं, मेरे मन में हाथ उठाने का अनुभव और हाथ उठ गया, हम इन दोनों में कार्य कारण संबंध मान ले। जबकि क्या है कि बाई चांस सिर्फ अनुभव क्या हो रहा है, दो घटनाएं घट रही हैं, कार्य कारण संबंध ये मन की कल्पना होती है। जैसे अगर आप किसी को कहते हैं ये लाल रंग मेरे लिए शुभ है, ये लाल रंग अशुभ है, ये पता कैसे चला, कुछ घटनाएं जो अच्छी घटी वह तब घटी जब लाल रंग नहीं था। लाल रंग के शर्ट, मान लो लाल रंग शर्ट, मेरा अपना अनुभव, लाल रंग की शर्ट पहन के मैंने एक इंटरव्यू दिया, मुझे अच्छे नंबर मिल गए, तब से घर वाले मानने लगे कि लाल रंग मेरे लिए शुभ होता है। तो ये क्या कार्य कारण संबंध क्या है, यह भी एक अटकल मात्र अनुमान है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह चरवाक इन अलग अलग तर्कों के द्वारा सिद्ध करते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां अनुमान, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, यह एक अटकल मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए अनुमान क्यों, ये अटकल मात्र है, ये हमारे जीवन में कभी कभी सही हो जाता है तो हम उसे मान लेते हैं। इस तरह चरवाक अनुमान की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं और अनुमान की प्रामाणिकता खंडन करके ये सिद्ध करते हैं कि वास्तविक सत्ता किसी की है तो वह सत्ता वास्तविक ज्ञान कोई मिल रहा है, या वास्तविक ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष से ही मिल सकता है। अनुमान से जो भी ज्ञान मिलेगा वो अटकल होगा, अटकल का मतलब होगा कभी सही होगा कभी गलत होगा, इसलिए अनुमान को हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं। उनका बहुत प्रसिद्ध कथन है कि वो कहते हैं अनुमान की
वो प्रामाणिकता का खंडन करते हैं। यह अटकल है, कभी सही और कभी गलत हो सकता है, इसलिए यह प्रमाण नहीं है। इस तरह चरवाक अनुमान की प्रामाणिकता का खंडन कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ चरवाक का जो चिंतन है, चरवाक अपने चिंतन में अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ। अगर उनको ये सिद्ध करना है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, तो उनके सामने अगला चैलेंज ये है कि वो सिद्ध करें कि शब्द प्रमाण नहीं है। शब्द के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है वो संदेह युक्त है, इसलिए अब अगले हिस्से में वो शब्द की प्रामाणिकता का भी खंडन कर रहे हैं। अब देखिए शब्द क्या है। शब्द की जैसे हम लोगों ने परिभाषा देखी, किसी व्यक्ति के बोले हुए या लिखे हुई बातें, ठीक, इसे हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। इसलिए बोलना लिखना आप्त पुरुष के वचन पुरुष के वचन, या फिर इसको कहा जाता है वेद उपनिषद आदि ग्रंथ। कहते हैं आप्त पुरुष के वचन या वेद उपनिषद आदि ग्रंथ को वो स्वीकार कर रहे हैं। क्या प्रमाण के अंतर्गत दो को माना जाता है। अब चरवाक इसका खंडन कर देते हैं। चरवाक कहते हैं कि हम किसी भी चीज की जानकारी, जब भी हम किसी चीज को मानते हैं तो दो वजहों से मानते हैं। पहला, मान लो कि जैसे मान लो दो तरह के आ गए, बहुत सरल। एक तो आप्त पुरुष के वचन और दूसरा वेद उपनिषद, इसे कहते हैं ग्रंथ, कह सकते हैं वेद उपनिषद ग्रंथ या लिखे हुए। आप्त पुरुष कहते हैं दो तरह की बातें करेगा, एक लौकिक, एक अलौकिक। एक इस जगत के बारे में बात करेगा, एक इस जगत से परे बात करेगा। जब इस जगत के बारे में बात कर रहा है तो भाई हम इसकी बात क्यों माने, हम जाके खुद ही देख लेंगे। और कोई अलौकिक बात कर रहा तो अलौकिक बात का क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। भाई अलौकिक हम प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते, क्यों माने। और कोई बात कर रहा है कि इलाहाबाद से गंगा नदी बहती है तो हम जाके इलाहाबाद में देख लेंगे, इनको मानने की क्या जरूरत है। वेद उपनिषद ग्रंथ के बारे में कहते हैं कि बड़ा रोचक कहते हैं कि कोई भी किताब कब अच्छी होती है, जब उसकी विषय वस्तु अच्छी हो या उसका रचयिता अच्छा हो, तब मानेंगे। और कहते हैं इसकी विषय वस्तु अच्छी नहीं है, कहते कभी कहते अग्नि देवता प्रधान है, कभी कहते पवन देवता प्रधान है, कभी इंद्र, तो विषय वस्तु सही नहीं है, इसे हम नहीं मानेंगे। और कहते हैं इसके रचनाकार धूर्त हैं, उन्होंने अपने लाभ के लिए लिखा है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। इसका मतलब है इस शब्द प्रमाण को भी वो नहीं मान रहे हैं। भाई कहते हैं कोई किताब आप एग्जाम देना, आपको किताब मिला इसमें मैटर बहुत अच्छा है इसलिए किताब अच्छी है, तो कहते हैं मैटर अच्छा नहीं, कोई विषय वस्तु गड़बड़ है। या तो कभी कोई महान आज मान लो पुष्पेश पंत कोई किताब लिख दें तो आप कहते हैं उन्होंने लिखी वो अच्छी होगी, लेकिन कहते हैं रचनाकार भी अच्छा नहीं है, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह वह शब्द प्रमाण का भी खंडन कर देते हैं। और फाइनली वो कहते हैं कि इसको उपमान प्रमाण को नहीं कहते हैं इसका अलग से खंडन करने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं उपमान प्रमाण इस लायक नहीं है कि उसका खंडन के, उपमान अपने आप में अनुमान है। आप जंगल में जा रहे हो, कहते हो जो गाय जैसा जानवर दिखाई दे वो नील गाय, और वहां पहुंचते हो और पता चलता है कि वो आपको जानकारी हो जाती है कि वो गाय जैसा जानवर नील गाय, तो कहते हो अनुमान है। और अनुमान है तो इसलिए इसको अलग से खंडन करने की जरूरत नहीं। इस तरह चरवाक सिद्ध कर रहे हैं क्या कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है,
अनुमान शब्द उपमान प्रमाण नहीं। ये इनकी जो प्रत्यक्ष संबंधी अवधारणा है यह चरवाक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाती है, तथापि यह आलोचना का भी जबरदस्त केंद्र रही है। अब हम लोग देखते हैं कि चरवाक दर्शन की यह आलोचना क्या है। ये पूरा पक्ष था, इसमें हमें संक्षेप में ये देखना था। अब अगले हिस्से में आते हैं इसकी आलोचना को। अभी तक हम लोगों ने चरवाक के ज्ञान मीमांसी पक्ष को देखा और ये देखा कि चरवाक किस तरह खंडन कर रहे हैं अनुमान शब्द और उपमान प्रमाण की प्रामाणिकता का। यद्यपि खंडन जबरदस्त रहा और चरवाक का शायद भारतीय दर्शन में इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्व है कि उन्होंने अन्य प्रमाणों और आत्मा खंडन किया है, लेकिन जितना तेजी के साथ खंडन हुआ उतनी तेजी के साथ इसका विरोध भी हुआ और विरोध करने की बड़ी वजह भी थी। इसका कारण ये है कि यदि हम अपने प्रमाण को अगर हम ये मान लेंगे कि सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है तो फिर हमारा पूरा का पूरा ज्ञान संकुचित हो जाएगा। मैं जो मेरी आंखों से दिखाई देगा, कानों से सुनाई देगा, मैं उसी को मानूंगा, तब तो ज्ञान बहुत सीमित हो जाएगा। इसलिए इनकी जबरदस्त प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। सबसे पहले अगर प्रतिक्रिया को देखें तो लगभग सभी संप्रदायों ने ये प्रतिक्रिया की है। जैसे सामान्यतः बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि भाई जब व्यवहार, जैसे बौद्ध दार्शनिक ज़्यादातर बौद्ध फिलोसफर व्यवहारिकता को महत्व देते थे, उन्होंने कहा कि भाई अन्य मतावलंबी अनुमान को प्रमाण मानते हैं, ये आपको कैसे पता चला? इसका मतलब है कि चिंतन चला होगा, विचार विमर्श चला होगा, और विचार क्या है, परामर्श क्या है, ये भी तो एक तरह का अनुमान होता है। इसलिए अगर आप अनुमान का खंडन कर रहे हो तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते हो कि अन्य मतावलंबी क्या मान रहे हैं, और आप तर्क वितर्क की पूरी प्रक्रिया पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हो। इसलिए बौद्ध दार्शनिक कहते हैं यदि कहीं व्यवहार में संगति ना आ रही हो, व्यवहार में असंगति ना हो, तो हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर व्यवहार में सही चल रहा है तो अनुमान को मान ले, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, व्यवहार में हम देखते हैं, तो अनावश्यक इस पर हमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए। जैन दार्शनिक मिलती जुलती बात कहते हैं। जैन दार्शनिक ये कह रहे हैं कि सभी अनुमान भ्रम मूलक है। जैसे इन्होंने कहा कि सभी अनुमान भ्रम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी तो एक तरह का अनुमान हो गया, और अगर हम अनुमानों को भ्रम कह के व्याख्यायित करेंगे तो धीरे धीरे एक तरह से प्रत्यक्ष की वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी अनुमान भ्रम मूलक हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि अगर एक भी अनुमान गलत साबित हो गया तो हम सभी अनुमानों को भ्रम पूर्ण सिद्ध कर देंगे, तो इनका भी ये दावा है कि यह एक तरह का अनुमान ही है। इसलिए जैन दार्शनिक कहते हैं अनुमान का खंडन अनुमान की ही प्रक्रिया मात्र है। अगर आप अनुमान का खंडन, एक बार सवाल भी आया है, अनुमान का खंडन स्वयं अनुमान की प्रक्रिया है। ठीक, अनुमान भ्रम है, अनुमान खंडन स्वयं अनुमान की प्रक्रिया है। इसलिए जैन दार्शनिक सुझाव देते हैं कि हमें अनुमान की प्रामाणिकता को स्वीकार करना चाहिए। अब न्याय दर्शन का, अगर आप न्याय दर्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो न्याय दर्शन में जो सामान्य तत्व है बहुत महत्वपूर्ण है। वो सामान्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और यहां पर चरवाक ने सामान्य का ही खंडन कर दिया। न्याय दर्शन कहता है सरलता के साथ कि सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष को हम स्वीकार करके ही कोई ज्ञान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हमने एक मनुष्य का अध्ययन कर लिया तो भाई एक मनुष्य के या दो मनुष्य, तीन मनुष्य, मान लो 10-15 मनुष्यों का अध्ययन कर लिया और उसके हमने सामान्य लक्षण को जान लिया, तो हम स्वतः किसी अन्य मनुष्य के लक्षण को जान सकते हैं।
इसलिए सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार है, हम इसका खंडन नहीं कर सकते। और हम सामान्य लक्षण का खंडन कर रहे हैं, सामान्य का खंडन कर रहे हैं, तो एक तरह से पूरी ज्ञान की प्रक्रिया ही बाधित हो जाती है। इस तरह न्याय दर्शन ने सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का इन्होंने बचाव किया है। इसके साथ साथ सांख्य और मीमांसा संप्रदाय, जैसे देखिए बौद्ध, जैन, ये अलग अलग पूरे फिलोसफर जो है इसका खंडन कर रहे हैं। और रोचक खंडन किया आगे सांख्य और मीमांसा ने। सांख्य और मीमांसा ने बहुत अच्छा लॉजिक है इनका। इन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, यह व्याप्ति संबंध है। इंपॉर्टेंट आलोचना मानी जाती है। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, यह व्याप्ति संबंध है। और चरवाक ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैं व्याप्ति संबंध को नहीं मानता। अब आलोचक ये कह रहे हैं, जब चरवाक ये कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, क्या उन्होंने पूरी दुनिया का प्रत्यक्ष कर लिया? चरवाक के तर्क को हम लोग लिखें, जहां जहां प्रत्यक्ष है वहां वहां प्रमाण या यथार्थ ज्ञान है। अब इसका क्या हुआ? ये भी तो एक तरह का आलोचक कहते हैं व्याप्ति, जहां जहां प्रत्यक्ष है वहां वहां प्रमाण है, तो ये भी एक तरह का व्याप्ति संबंध हो गया। और अगर चरवाक व्याप्ति का खंडन कर रहे हैं तो अपने आप प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, इसका खंडन हो सकता है। और फाइनली जो अनुमान प्रमाणिकता को अंतिम आलोचना की गई, जिसे ये एक भावनात्मक भी होता है कि आलोचना का चलो भाई तुम्हारी बात मान लें कि प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, क्या वास्तव में ऐसा होता है? अगर हम देखें क्या वास्तव में ऐसा होता है? प्रत्यक्ष हमेशा सही होता है। अब आलोचकों ने इस पर प्रश्न लगाया। आलोचकों का कहना है कि भाई क्या प्रत्यक्ष हमेशा सही होगा? मृग मारीचिका होती है, हमें भ्रम होता है। पानी नहीं होता, पानी होने का भ्रम होता है। किसी को पीलिया हो जाता है तो उसमें कलर अलग हो जाता है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो क्या प्रत्यक्ष हमेशा सही होता है? नहीं। और बाद में हम लोग इंडियन फिलॉसफी में आगे देखेंगे कि जिसे ख्यातिवाद सिद्धांत आएगा, तो ख्याति जो ज्ञान से संबंधित, जिसे हम सही मानते हैं, जिसको हम ज्ञान मानते थे, बाद में अध्ययन के पता चला कि ज्ञान नहीं बल्कि वो भ्रम था। तो अंतिम आलोचना की जाती है, विशेषकर वेदांत के से ही उठाई गई है कि क्या हमेशा ये होता है कि प्रत्यक्ष सही हो? इस तरह चरवाक द्वारा जो प्रत्यक्ष का खंडन किया गया, अनुमान का खंडन किया गया, वह मान्य नहीं रहा। उसके विरोध में भी तर्क आए। और क्योंकि चरवाक की ज्ञान मीमांसा में हमने शब्द और उपमान का भी खंडन किया है, तो यहाँ पर जो समीक्षक हैं वो कहते हैं कि चरवाक अगर शब्द का खंडन कर दे रहे हैं तो फिर किसी भी आप्त पुरुष का या स्वयं चरवाक के जो शब्द हैं उनकी प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। चरवाक का जो परामर्श है या चरवाक जो तर्क दे रहे हैं वो शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त हो रहा है,
इस तरह चरवाक शब्द और उपमान का जो खंडन कर रहे हैं वो भी तार्किक नहीं है। तो इस तरह चरवाक द्वारा जो अनुमान की प्रामाणिकता पर संदेह किया गया, शब्द प्रमाण उपमान का प्रामाणिकता खंडन किया गया, उसकी आलोचना हुई और फिर और बाद में पाया गया और चरवाक के तर्क बड़े कमजोर साबित हुए, लेकिन फिर भी चरवाक ने जो तर्क प्रणाली विकसित की, जो उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए प्रामाणिकता पर, उसने पूरी फिलॉसफी को, इंडियन फिलॉसफी को समीक्षात्मक बना दिया। बाद में न्याय दर्शन या अन्य जो दार्शनिक संप्रदाय थे उनके लिए जरूरी हो गया कि वो अपने प्रमाणों, अपनी ज्ञान मीमांसा पर मेहनत करें, तार्किक बनाएं, और इसका प्रतिफल हमें पूरे इंडियन फिलॉसफी में देखने को मिलता है। आईएस ने एक बड़ा अच्छा सवाल भी पूछा था इसी दृष्टिकोण से कि चरवाक ने भारतीय दर्शन को समीक्षात्मक बना दिया, जिस तरह से डेविड ह्यूम ने वेस्टर्न फिलॉसफी में किया। तो ये चरवाक का पहला प्रश्न था, जिसमें हम लोगों ने चरवाक की ज्ञान मीमांसा को समझा है। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न में देखेंगे चरवाक की तत्व मीमांसा किस तरह है। ठीक, धन्यवाद।